धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। कबीरा ऋतु आए फल होय। अर्थात दोस्तों, धैर्य रखें, धीरे धीरे जीवन के सब कार्य पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे, तब भी फल जो होगा आपका मौसम आने पर ही लगेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में धैर्य का विशेष स्थान होता है दोस्तों। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप दुनिया की किसी भी सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप हारेंगे या असफल होंगे, आपका पेशेंस ही आपको और ज्यादा मजबूत करेगा, और ज्यादा मेहनत करने को तत्पर करेगा, और फलस्वरूप आपको एक दिन जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी सफलता है, वो मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य रखें। तो चलिए, आज है हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 3। तो शुरुआत करते हैं दिन की हिंदी पीवाईक्यू से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, सर्वनाम का टॉपिक मैंने आपको हिंदी रिवीजन महाकुंभ में भी पढ़ाया है। आप देख सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं आप आजकल चैनल पे, और साथ ही उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। तो ऐसा सर्वनाम जिसका वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाया जाता है या स्थापित किया जाता है, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, लास्ट टॉपिक में भी बता चुका हूं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, उसमें संबंधवाचक भी एक है। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि जो, सो। ठीक है, जो और सो शब्द आएंगे, इससे आपको पहचानना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा, वैसा। ठीक है, जैसा, वैसा। ठीक है, इसके अलावा जिसकी, उसकी, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें भी आपका क्या हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो जागत है सो पावत है, ध्यान रखेंगे। तो जो मेहनत करेगा भाई उसको फल मिलेगा। ठीक है, जो जैसा करेगा सो पाएगा, बोलते हैं ना। तो ये भैया आपके सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से यंग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है कौन सा यंग संधि का उदाहरण है। ठीक है, संधि का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यंग संधि का जो हमारा उदाहरण होता है, देखिए आपका इसमें ध्यान से अगर देखते हैं, दुर्गुण। दुर्गुण भाई देखिए, कोई भी संधि नहीं है इसमें, दुर धन गुण। ठीक है, दुर उपसर्ग लगाया गुण में। ठीक है, ये उपसर्ग वाला शब्द है, उपसर्ग लगाया इसमें, दुर उपसर्ग। ठीक है, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि क्या हो रहा है इसमें? देखिए आपका इति, इति मतलब छोटी ई, धन आदि, ई धन आ बराबर क्या हो जा रहा है? या। यानी कि यही है यंग संधि का एग्जाम्पल। इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। नयन, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन होता है आपका, देखिए ने धन अन, ने धन अन, नयन। इसमें होती है आपकी, देखिए क्या हो रहा है इसमें? आपका हो रहा है ए धन अ बराबर क्या हो जा रहा है? य। तो ये आपका होती है अयादि संधि। नयन जो है अयादि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, उल्लंघन, उल्लंघन में कौन सी संधि हो रही है आपकी? उत, उत धन लंघन। ठीक है, उत धन लंघन। तो त का लॉ में चेंज हो रहा है, तो ये किसकी विशेषता है? व्यंजन संधि की। ठीक है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहां पर इत्यादि शब्द में होगी यंग संधि, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होगा इसमें हमेशा। ठीक है, पहला पद गौण का मतलब मूक, गौण का मतलब हिंदी में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना साइलेंट वर्ड बोलते हैं, साइलेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट। तो गौण का मतलब होता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश का एक शब्द लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉलेज शब्द लिखते हैं हम इंग्लिश का, ये। तो जब हम इंग्लिश का नॉलेज शब्द लिखते हैं, तो नॉलेज में हम देखते हैं के इसमें साइलेंट होता है, ये गौण अक्षर है इसमें एक हिसाब से। ऐसे ही यहां पर भी बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा समास होता है जिसका पहला पद गौण होता है, साइलेंट होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि मीनिंगफुल दूसरा वर्ड होगा इसका। और ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तत्पुरुष के नीलकमल,
नील कमल, ठीक है, नील कमल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए महात्मा, महात्मा महान आत्मा, ठीक है, यानी कि आत्मा के बारे में बात हो रही है ना, उसकी विशेषता पहला पद बता रहे हैं, लेकिन प्रधान तो दूसरा पद है, यानी कि दूसरे पद पर ही यहाँ पर आपका प्रधानता देखने को मिल रही है। ऐसे ही राजकुमार, तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, तत्पुरुष समास के। हालांकि यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में समास नहीं है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। ये समास वाला जो चैप्टर या क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये लोक सेवा आयोग का जो हिंदी का पेपर बनता है किसी किसी एग्जाम में, तो वहां पर आपके काम आएगा, क्योंकि वहां पर समास पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो देखिए सावन हरे न भादो सूखे, ना तो सावन में हरा हो रहा है ना भादों के महीने में सूखा हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब एक जैसी स्थिति, सेम स्थिति, सदा एक समान रहना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम रहना, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं, कुमाऊनी एक लोकोक्ति भी होती है इसके संबंध में, जिसका मैं आपको बताना चाहूंगा, जो होती है आपका देखी आदिम तापी घाम, ठीक है, देखिए आदिम तापी घाम, ये कुमाऊनी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है देखा हुआ आदमी सेम है भाई, कोई मतलब नहीं है, जैसा इसकी एक्टिविटीज है डेली की वही है, ये कोई बदलने वाला नहीं है, यानी कि सदा एक समान रहना, ठीक है। देखिए आदिम तापी घाम, ठीक है, ये एक कुमाऊनी लोकोक्ति है जो कि सिमिलर है आपके सावन हरे ना भादो सूखे के। ओके, कभी कभी इसमें आगे शब्द भी जोड़ देते हैं। देखिए आदिम तापी घाम, मुशे पोथ मुशे जस, ठीक है, मुशे पोथ मुशे जस, ऐसा भी बोलते हैं, यानी कि चूहे का जो बच्चा होगा चूहे का ही जैसा होगा वो, ठीक है, कहने का मतलब सेम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो क्या कहलाती है। ऐसी स्त्री, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, यानी कि त्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है आपका परित्यक्तता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसी स्त्री के लिए शब्द यूज होता है परित्यक्तता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि त्याग कर दिया है। क्लियर, चलिए बाकी देखिए आपका जो प्रोसित पति का है, प्रोसित पति का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, ठीक है, जिसका पति विदेश गया हो, विदेश विलायत या विदेश को ही विलायत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विदेश गया हो। ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए प्रोसित पति का, और जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया है परित्यक्तता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, परित्यक्ता बोलेंगे, ठीक है, परित्यक्ता होगा, त्यक्तता नहीं होगा, माफ कीजिएगा, परित्यक्ता होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संतोष में कौन सी संधि है, देखिए संतोष, तो संतोष जो शब्द है इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है आपका सम धन तोष, ठीक है, सम धन तोष बराबर संतोष, ठीक है, तो इसमें आपकी संधि हो जाती है कौन सी, व्यंजन संधि हो जाती है, ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, तो इसको समझने के लिए पहले आपको विकारी शब्द और अविकारी समझना होगा, ठीक है। तो अविकारी और विकारी में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, तो विकारी शब्द वो होते हैं जो आपका लिंग वचन काल के आधार पे चेंज हो जाते हैं, लिंग वचन काल आदि के आधार पे चेंज हो जाते हैं, जिनमें चेंज देखने को मिलता है लिंग वचन काल के आधार पे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है, तो ये सभी हमारे विकारी में आ जाते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल आदि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो सेम टू सेम रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं भाई आपके, ये आपके अविकारी होते हैं। निपात वाले जो शब्द होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक, ये भी आपके क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक, ये भी आपके क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अव्यय जो शब्द होते हैं पूरे, अव्यय जो शब्द है हमारे, ठीक है, अव्यय शब्द जो होते हैं वो सभी अविकारी होते हैं। क्लियर, तो यहां पर देखिए वो अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के एग्जांपल जैसे कि कुछ शब्द, जल्दी शब्द, क्या जल्दी शब्द कभी बदलता है लिंग वचन काल के आधार पर, नहीं, जल्दी शब्द हमेशा ज्यों का त्यों यूज होगा, इसमें कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे शब्द, ये भी क्रिया विशेषण है, क्या ये शब्द कभी चेंज होता है हिंदी में, ये मैं भले मेल के लिए बोलूँ फीमेल के लिए बोलूँ, राम धीरे धीरे जाता है, सीता धीरे धीरे जाती है, ठीक है,
वो हर जगह पे सेम रहेगा। ऐसे कल शब्द, कल जो शब्द होता है ये भी क्रिया विशेषण है। आज शब्द, क्या इसमें चेंज आता है? कभी नहीं आता है, ठीक है। रोज शब्द, रोज, वह रोज स्कूल जाता है, ये भी आपका क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। ऐसे एक शब्द आता है कभी नहीं, कभी नहीं भी सेम यूज होता है हमेशा हिंदी में, कोई इस पे विकार पैदा नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई भी विकृति या विकार पैदा ना हो लिंग वचन काल कारक के आधार पे, वो अविकारी कहलाते हैं। जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पे विकार पैदा हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से पहाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो पहाड़ी शब्द जो है देखिए आपका पहाड़ और धन, इसमें कौन सा जुड़ा है? बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। तो ये हो जाएगा आपका पहाड़ी। मैं पहाड़न मेरो झुमका पहाड़ी, मैं पहाड़न मेरो झुमका पहाड़ी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ई प्रत्यय, इसमें बड़ी ई प्रत्यय होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आजकल पहाड़ी शब्द काफी ट्रेंड में है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बहुत बड़े हमारे बुद्धिजीवी ने पहाड़ी शब्द को कुछ हल्के में ले लिया, तो काफी ज्यादा चर्चा में उत्तराखंड में पहाड़ी शब्द आजकल। निम्न में से अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहा है, देखिए अपवाद, ठीक है। अपवाद में देखिए अप धनवाद, इसमें तो हुआ है भाई, ठीक है। अपकार, ठीक है, ये भी हुआ है। अप धनकार, अपकार, ठीक है। अपमान, अपमान में भी हुआ है भाई, अपधनमान, ठीक है, अपमान। तो यहां पर भी अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो हमारे शब्दांश होते हैं, ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है। ये शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है यहाँ पे, ठीक है, और शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। और वहीं देखिए आपका दोस्तों, शब्द के अंत में जो जुड़ के शब्द का अर्थ बदलते हैं, ये कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं। अगला जो शब्द है देखिए अपरिपक्व, ठीक है, तो इसमें जुड़ा है देखिए अधन परिपक्व, परिपक्व, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखिए अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है भैया आपका युद्ध में विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, युद्ध में विजय प्राप्त करना। वैसे जीत के लिए भी इसको कह सकते हैं, जैसे कि कल टीम इंडिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पे मैदान मार लिया, ठीक है। टीम इंडिया ने कल, टीम इंडिया ने मैदान मार लिया, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, टीम इंडिया ने मैदान मार लिया, यानी कि जीत गई, ठीक है। तो कल जीत गई टीम इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला ले लिया इसके साथ ही, ठीक है। तो सेमीफाइनल में बहुत अच्छी विजय की, फिर से विराट रूप देखने को मिला हमको विराट कोहली का। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो चिन्ह दिया गया आपको, वैसे ये ऐसा होना चाहिए, डैश का चिन्ह है ये, ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हुई है, डैश ये वाला चिन्ह, ये मैंने आपको बताया था डैश। विराम चिन्ह पे भी मैंने आपको टॉपिक दिया था हाल में ही यूट्यूब की हिंदी महाकुंभ क्लासेस में, इसको देखिएगा। जो आपका डैश चिन्ह होता है, डैश चिन्ह दो प्रकार के होता है, एक तो होता है थोड़ा लंबा डैश, एक होता है छोटा डैश, ठीक है। लंबा वाला जो डैश होता है, इस डैश को कहा जाता है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। और छोटा वाला जो डैश होता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, योजक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा डिफरेंस है। एक छोटा डैश होता है, योजक चिन्ह खासकर जो हमारे युग्म शब्द होते हैं उनमें प्रयोग होता है, जैसे कि मैं बोलूँ लाभ हानि, जैसे हमारा लाभ हानि, ठीक है। ऐसे निरर्थक सार्थक शब्द युग्म बोलूँ, जैसे मैं रोटी वोटी, रोटी सोटी बोलूँ, ठीक है, बोलते हैं ना हम रोटी सोटी, या बोलते हैं चाय वाय पिया आपने, ठीक है, चाय वाय, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ दिन रात, दिन रात, यहाँ पे हमेशा योजक चिन्ह होगा ये बीच में, ठीक है, छोटा। और निर्देशक चिन्ह क्या होता है आपका? ऑप्शन ए इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह का मतलब यह है आपका, ठीक है, किसी विषय या विवाद के पश्चात जो चिन्ह प्रयोग होता है, किसी उदाहरण के बाद जो चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है, फिर हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण हमने पहला लिख दिया, जैसे कि कोई भी उदाहरण में लिख दिया, तो उदाहरण के बाद हम हमेशा कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह, ठीक है, डैश जिसको कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि कथोपकथन, कथोपकथन, ठीक है, कथोपकथन का मतलब क्या होता है? कथ धन उपकथन, यानी कि किसी कथन के बाद कोई उपकथन बोला गया है, तो कथोपकथन के बाद भी आपका निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब 6 भेदों में देखिए आपका अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, जिससे पता नहीं चलता है कि कौन है क्या है, ठीक है, पता नहीं चल पाता, निश्चितता का बोध नहीं होता, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए आपका कौन कौन से शब्द आ जाते हैं इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोई आता है, कुछ आता है, किसी आता है। कौन जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं आता है, ठीक है। कौन, कौन जो है आपका कौन, क्या, कैसे, ठीक है। तो कौन, क्या, कैसे जो शब्द हैं ये हमारे किसके उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी कोई, कुछ, किसी जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं बोलूँ दरवाजे पर कोई आया है, कोई तो आया है लेकिन कौन आया है आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लेकर आओ, ठीक है, कुछ लेकर आओ, अब लेकिन क्या लाओ, कुछ लाओ, ठीक है, लाना तो है लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रश्नवाचक में आपका सिंपली जो प्रश्नवाचक के शब्द होते हैं, जैसे कि क्या खा रहे हो, ठीक है, और कैसे गए तुम वहां पर, और हम बोल सकते हैं कि कौन आया है, ठीक है। तो जहां पर प्रश्न का बोध हो रहा है जिन शब्दों से, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? निम्न में से संकीर्ण शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही पतला, ठीक है, पतला, और इसका विलोम दिए गए शब्दों में हो जाएगा ऑप्शन ए विस्तीर्ण, ठीक है, यानी कि चौड़ा या फैला हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए संज्ञा के जो भेद होते हैं उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा एक भेद है। जो शब्द एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोधित करते हैं, ठीक है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिए गए विकल्पों में अगर हम देखते हैं तो राइट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपके ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे हिमालय, हिमालय जो है एक है अपने आप में, ठीक है, हिमालय क्या है, एक ही है ना, हिमालय एक ही तो है दुनिया में, और भी हिमालय थोड़े हैं, केवल एक है हिमालय, तो एक है, तो एक का बोध हो रहा है, तो हिमालय में क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहाड़ है, नदी है, घर है, पहाड़, नदी, घर है, अब ये सभी किस में आ जाते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर मैं पहाड़ शब्द बोल रहा हूं तो इससे सभी पहाड़ों का बोध होगा, जितने भी पहाड़ हैं, हिमालय, एंडीज, यूराल, ठीक है, उसके अलावा जितने भी विश्व में अरावली के पहाड़, विंध्याचल के पहाड़, सभी पहाड़ों का बोध होगा। नदी में आपके सब नदी आ गई, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, अलकनंदा, भागीरथी, जितनी भी नदियां हैं भारत की वो सब आ जाएंगी या विश्व की। घर में अगर मैं बात करूं तो घर भी जाति का बोध कराता है, जितने भी घर होते हैं सब प्रकार के घर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जिन शब्दों से पूरी एक जाति, कम्युनिटी का बोध होता है तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हिमालय केवल अपने आप में एक है। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण बोलूं मैं तो जैसे गंगा, गंगा नदी है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा जो है एक ही है गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। भारत, भारत केवल एक देश है, तो भारत क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे रामायण है, रामायण एक ग्रंथ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे मैं बोलूं व्यक्ति का नाम किसी का, तो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर जो है भाई आपका विशिष्ट व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, भारत रत्न है, अपने आप में एक ही व्यक्ति है जिनको भारत रत्न है स्पोर्ट्स वाले, सचिन तेंदुलकर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए तद्भव शब्द बताना है आपने। तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन थोड़ा विकृत हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा उनका स्वरूप बदल गया है। विकृत होने का मतलब होता है कि मूल स्वरूप में न रहना, स्वरूप बदल जाना, ठीक है, स्वरूप बदल जाना, मूल स्वरूप में न रहना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर्ष जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, हर्ष जो है तत्सम है। विहंग, विहग जो है तत्सम है। कांता भी जो है हमारा तत्सम है, ठीक है। सेठ जो शब्द है यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, क्योंकि सेठ शब्द का जो तत्सम होता है, सेठ का तत्सम हो जाता है आपका श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोल्हू का बैल मतलब देखिए पहले क्या होता था, आजकल तो आप जो तेल खाते हैं सरसों का, रिफाइंड ऑयल या कोई भी तेल, उसके लिए मशीनें आ गई हैं, ठीक है, जो कि हॉट प्रेस वाली मशीनें होती हैं। हॉट प्रेस का मतलब ये होता है कि जो हमारा तिलहन की फसलें होते हैं, सोयाबीन, सरसों, उनको बहुत प्रेस किया जाता है, जोर से दबाया जाता है, जिससे तेल अलग हो जाता है, खली अलग हो जाती है। पहले टाइम पे क्या होता था, कोल्हू होते थे, कोल्हू, कोल्हू में एक बैल लगा होता था, तो कोल्हू के द्वारा सरसों या अन्य तिलहन फसलों की पिराई होती थी, जिससे खली एक तरफ जाती थी और तेल आराम से निकलता था, और ये तेल बहुत अच्छा माना जाता था, ठीक है। इसको कोल्ड प्रेस तेल भी कहा जाता है, कोल्ड प्रेस, ठीक है, कोल्ड प्रेस तेल। तो कोल्हू का बैल जो होता था दिन भर लगे रहता था वो, लेकिन क्या होगा, तेल धीरे धीरे निकलेगा, तो इससे एक मुहावरा क्रिएट हो गया।
यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका रेड आंसर है, ठीक है। लेकिन आज का समय ऐसा है दोस्तों, कोलू का बैल बन के कोई फायदा नहीं है। आज आपको बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए। आज आपको परिश्रम तो करना है, लेकिन एक स्मार्ट वे में परिश्रम करना है, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम भी निकल जाए और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। इसके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है कि आप केवल क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दें। उसके अलावा जो पेपर हो चुके हैं आयोग के पीवाईक्यू, जो ये सीरीज चल रही है, उन पेपरों को देखें। हर चैप्टर का जो कि सिलेबस में है उसके मॉक टेस्ट लगाएं। और एग्जाम से पहले आप क्या लगाएं, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो ये आपको करना है, और इसके लिए आप दिन के 4-5 घंटे यूज कर सकते हैं, जो काफी हैं कोई भी ग्रुप सी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि सुबह भी खूब पढ़ाई करते हैं, दिन में कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, शाम को भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का कोई ध्यान नहीं है, कोई योग नहीं कर रहे, वो कोई व्यायाम नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं उससे, वो उनकी जो एनर्जी है अंदर ही संकुचित हो जाती है, और पढ़ाई में पूरा फोकस भी नहीं हो पाता। जितना पढ़ते जाते हैं उतना भूलते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, अपनी एक्टिविटीज भी करनी है, समाज में भी जाना है, आपको कभी शादी में भी जाना चाहिए, किसी के बर्थडे में भी जाना चाहिए, लेकिन रेगुलर नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप 10 दिन का गैप कर लो। जैसे मान लीजिए दिन भर पढ़ाई की 4-5 घंटे की, आज शाम को किसी का बर्थडे, जाओ शाम को क्रिकेट खेलने जाओ, बैडमिंटन खेलो, या दौड़ना अच्छा लगता है दौड़ो, या दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आओ। तो थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड हर जगह करना चाहिए, अपने फिजिकल से लेकर अपने कम्युनिटी या सोशल जो भी टाइम है आपको देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोलू का बैल बन के भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कोलू का बैल मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला बंदा। अगला देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर देखिए आपका पीत धन अंबर, ठीक है, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर हो जाता है। पीत मतलब पीला, ठीक है, और अंबर मतलब क्या हो जाता है आपका कपड़ा, ठीक है। तो पीला है कपड़ा जिसका, ठीक है, पीला है कपड़ा जिसका। तो पीला कपड़ा कौन पहनता है, तो ये हमारे श्री कृष्ण जी पहनते हैं, कृष्ण। तो पीताम्बर का मतलब आ जाता है श्री कृष्ण। यानी कि ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो ये होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम शब्द को देखते हैं अर्थ निकाल के, तो उसका एक अन्य ही अर्थ निकल जाता है। जैसे हमने पढ़ा है योगरूढ़ शब्द, जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है वो योगरूढ़ शब्द के समान होता है, ठीक है, सेम। जैसे कि आपका आपका जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर के अलावा दशानन हो गया, ठीक है, दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 मतलब 10, आनंद मतलब सिर, 10 सिर किसके हैं, तो तीसरा अर्थ निकल जाता है रावण, ठीक है। ऐसे हम पंकज, ठीक है, पंकज जो शब्द होता है, जलज, ठीक है, जलज की मैं बात करूं, जल में उगने वाला, तो जल में कौन उगता है भाई, कमल का फूल उगता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास, या हम बोल सकते हैं योगरूढ़ शब्द हैं ये सभी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई, जैसे चक्र पाणी, चक्र का मतलब चक्र हो गया, पाणी का मतलब हो गया हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, किसके है, तो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है। तो ऐसे शब्द जिनका अन्य अर्थ निकल जाता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। शब्दों के भेद के आधार पर योगरूढ़ शब्द के उदाहरण है। राष्ट्रीयता कैसा शब्द है, देखिए, राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता जो शब्द है हमारा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो राष्ट्रीयता में है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति वस्तु का क्या बताती है, गुण धर्म बताती है, गुण धर्म या दशा का बोध कराती है। तो ऐसी संज्ञा कहलाती है आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका राष्ट्रीयता, ठीक है। उसके अलावा मैं बोलूँ बुढ़ापा, बुढ़ापा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वही मैं शब्द बताऊंगा। बुढ़ापा हो गया। बचपन, बचपन में आपका कौन सी संज्ञा है, बचपन में भाववाचक है, ठीक है, बचपन बता रहा है ना वो। मिठास, तो मिठास क्या है, गुण है वस्तु का, मीठा, ठीक है। लंबाई, तो लंबाई देखिए आपका वस्तु का क्या है, एक दशा है, लंबाई। क्रोध, क्रोध क्या है, एक भाव है, ठीक है, क्रोध हो गया। मित्रता, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, ठीक है। मूर्खता, ठीक है, मूर्खता में भी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे गर्मी का मौसम बोलते हैं, गर्मी, दशा का बोध हो रहा है। ठंडी का मौसम, ठीक है, ये सभी शब्दों में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है आपका, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, समुद्र का जो पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पयोधी, ठीक है। पयोधी जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं समुद्र के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो अन्य दिए हैं, जैसे वारिद, वारिद जो है आपका बादल या मेघ का, बादल या मेघ का पर्यायवाची है, ठीक है। शारदा जो है आपका सरस्वती,
सरस्वती या पाणिनि, ठीक है, उसका है। सविता जो है आपका सूर्य, दिनकर, भास्कर, ठीक है, तो यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है सविता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और बादल का एक पर्यायवाची घटा भी होता है, जैसे आप एक अलंकार पढ़ते हैं ना, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो काली घटा जो थी बादल था उसका घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ, तो घटा के दो अर्थ आते हैं वहां पे, यमक अलंकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक वाक्यांश का शब्द क्या होगा? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव। तो जो सुग्रीव थे, वानर राज सुग्रीव पढ़ते हैं ना हम रामायण में, तो सुग्रीव जो थे ये हमारे बाली के छोटे भाई थे, बाली के छोटे भाई थे ये, ठीक है, सुग्रीव, सुग्रीव। तो जिसकी उनकी गर्दन सुंदर थी, तो गर्दन सुंदर की वजह से इनको सुग्रीव नाम मिला। वैसे बोला जाता है कि सुग्रीव जो थे ये सूर्य पुत्र थे, सूर्य के पुत्र थे सुग्रीव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुग्रीव का पालन पोषण किया बोलते हैं किसने? महर्षि गौतम और अहल्याबाई ने, ठीक है, महर्षि गौतम और जो हमारी अहल्या थी, ठीक है, अहल्या, जिनका उद्धार भगवान श्री राम ने किया था, तो इन्होंने पालन पोषण किया सुग्रीव का, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुग्रीव के कहने पर ही क्या होता है, अब सुग्रीव का जो साम्राज्य है वापस दिलाते हैं प्रभु राम और बाली का संहार करते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए बाली पुत्र कौन होता है? अंगद होता है। बाद में बोला जाता है कि सुग्रीव ने अंगद को राजपाट दे दिया था, ठीक है। हालांकि उन्होंने भाई की हत्या तो की, लेकिन उसका भी एक कारण था, क्योंकि बाली ने कुछ व्यभिचार और अन्य घटनाएं की थी इनकी पत्नी के साथ, तो इस वजह से ये पूरी घटना होती है यहाँ पे, ठीक है। तो रामायण में बहुत सी सीख मिलती है हमको दोस्तों अपने जीवन के लिए, तो अच्छे से देखना चाहिए। जो रामायण हमारी थी आज भी अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं खाली समय में। कुछ अपनी जो एपिक जो चीज़ें होती हैं उनको देखना चाहिए आपने, ठीक है। माइथोलॉजी जो हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो हमारे बहुत वेद ग्रंथ वगैरह उनकी जो नॉलेज है, कबीरदास का जो दोहा मैंने आज शुरू किया सेशन में, ऐसे कुछ दोहे जीवन को बदलते हैं। तो ये चीज़ें देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितने पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी कि चीज़ें क्या थी, कैसी थी। जो मोटिवेशन आज हम बोलते हैं वो बहुत पहले से था हमारे धर्मों में, ठीक है। तो ये आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हमें कैसे कि हमेशा की तरह बोलूँगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना लगा सकते हैं आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस प्रकृति पर और आने वाली पीढ़ी के लिए। बाकी देखिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, और बिल्कुल भी देखिए हतोत्साहित ना हो, हमेशा मोटिवेट रहे, एनर्जेटिक रहें। अगर आप एक दिशा में निरंतर मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन आप उस सफलता के लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।